नमस्कार बच्चों। बच्चों हम कल पढ़ रहे थे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में। और ये बुक थी हमारी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन किया गया। आर्टिकल 51 में किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देकर हम फॉरेन अदर कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, हमारे गोल क्या होंगे, लाइक पीस मेंटेन करना होगा, जुडिशियस वे में बिहेव करना होगा, इंटरनेशनल लॉ को रिगार्ड करना होगा, ट्रीटीज का रिगार्ड करना होगा। सो वी स्टडीड ऑल अबाउट दैट। देन वी हैव स्टडीड दैट व्हाट पॉलिसी वी वर गोइंग टू मेक। सो हमने बात की थी नॉन अलाइनमेंट की, बात की थी हमने, ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी दैट वाज मेड। और हमने ये बात भी की थी कि वी हैव स्टडीड ऑल दीज टॉपिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हमने जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड बुक थी उसमें ये सारे टॉपिक पहले स्टडी कर लिए हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ रिवीजन होगी, ये हमारा एक रिवीजन है, क्योंकि हमने पूरा नॉन अलाइनमेंट के बारे में किस तरह से डेवलप हुआ, कौन कौन से इसके मेन लीडर्स थे, उन सब की डिटेल्स के बारे में जाना। बट कुछ अदर हिडन फैक्ट्स जो उस समय हम कवर अप नहीं कर पाए, वी विल सी फॉर दैट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हिच वाज अडॉप्टेड एट द टाइम। जो कि हमने आपसे कहा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, इट वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल। कोई भी कहीं भी कोई मूवमेंट होता है, सो उससे पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज इन्फ्लुएंस होती है। कैसे होती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जब इक्वालिटी की बात हुई, उसमें जब जस्टिस की बात हुई, उन सब चीज़ों को हमने देखा जाना और उन रेवोल्यूशनरी चीज़ों को पढ़ा। रशियन रेवोल्यूशन, उसको हमने पढ़ा जाना उनके बारे में। तो कहीं भी कोई फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो वी जस्ट कंप्यूट अबाउट दैट हाउ द पीपल डिड, उस समय उस जगह के लोगों ने कैसे बिहेव किया, किस तरह से अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को फाइट किया। तो जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था दैट वाज आल्सो पॉपुलर इन वर्ल्ड वाइड एंड इट वाज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब आप जो अपने पर्टिकुलर एरिया है उसको हमेशा आगे स्प्रेड करने के लिए लगे रहते हैं, साम्राज्यवाद इसको हिंदी में कहते हैं, एंड कॉलोनियलिज्म, इंडिया को कॉलोनाइज। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। ब्रिटिशर्स जो थे अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए दे वर टेकिंग आवर रॉ मटेरियल टू देयर ओन कंट्री, दे वर कन्वर्टिंग इनटू द फाइन वन एंड अगेन द सेम मटेरियल दे वर सेलिंग टू द इंडियन ऑन द हाई प्राइसेस। मतलब हमारा टोटली एक्सप्लॉयटेशन करना। तो इंडिया जो गोल्डन बर्ड था एट द टाइम, नाउ व्हेन द ब्रिटिशर्स केम एंड when India got the freedom, it was a poor country। तो वो गोल्डन बर्ड से पुअर कंट्री कैसे बना? क्योंकि उसके रिसोर्सेज को सारा यूज किया ब्रिटिशर्स ने। तो हमारा जो स्ट्रगल था वो उस कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट था। That influenced liberation movement of many Asian and African countries। हम ये क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमने नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि हम इतने ऑप्रेस थे, हम इतने परेशान हो चुके थे कॉलोनी बन के, हमने बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस को फेस किया था। सो वी वांट टू बिकम द न्यूट्रल, वी वांट टू बिकम द सेपरेट, नॉट न्यूट्रल, फ्रॉम द टू ग्रुप्स, जिससे हम खुद को डेवलप कर पाए। सेकेंड था, हमने क्या देखा? हमने देखा एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को जहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म था स्प्रेड किया, हाउ दे वर फेसिंग द हार्डशिप्स। वो हार्डशिप कैसे फेस कर रहे थे, उन हार्डशिप से वो अपने आप को एस्केप करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ। देन कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हमने बात की थी। सुकार्नो की बात की थी, हमने अदर जो अफ्रीकन लीडर्स थे उनकी बात की थी। तो इंडोनेशिया के लीडर हो, जकार्ता के लीडर्स हो, अलग अलग एरियाज के लीडर हो, कोफी अनान, तो मतलब सो मैनी पीपल वर देयर जो कि इससे एसोसिएटेड थे। सो उन लीडर्स ने किस तरह से अपनी कंट्री में उस स्ट्रगल को लीड किया, उन सबको ऑब्जर्व करते हुए हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की ओर मूव किया। देन कमिंग टू हमारे इंडियन लेवल पे, इंडिया में कौन कौन ऐसे लीडर थे जो अपनी बात कह रहे थे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट और इंटरनेशनल फोरम पे अपनी विचार बना रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी
जिसको आजाद हिंद सेना भी कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्रिएट की, जो लिंकेज थी किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड ऑफ ओवरसीज, इंडिया और ओवरसीज की जो कंट्रीज थी उसके बीच में उसने एक लिंकेज कवर किया। मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन हो रहे थे जिससे इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए। यहाँ एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अभी तक तो हम कॉलोनी थे, हमारी एक फुल फ्लैश कोई पहचान आइडेंटिटी नहीं हो पाई थी। सो हाउ टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सामने हमारी वो आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हो, हम डेवलप कैसे हो। तो अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट रहेंगे तो वी नीड टू फॉलो द थिंग्स व्हाट एवर द ग्रुप इज डोमिनेटिंग अस। तो उस डोमिनेशन को हम एक बार सह चुके थे, उस कॉलोनी का पार्ट हम बन चुके थे, बट नाउ वी वांट टू बिकम द सेपरेट। हम एक सेपरेट रह के एक अपनी अलग इमेज को क्रिएट करना चाह रहे थे। तो इसके लिए नॉन अलाइनमेंट को फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनाएगा। फॉरेन पॉलिसी जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। देखें आप, नेहरू's role, पंडित जवाहरलाल नेहरू played a very important role, crucial role at that time। एक लीडर का रोल तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कंट्री को टर्मोइल में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, कोई डिजास्टर में हो, तो उस रोल को कैसे जस्टिफाई किया जाए, कैसे उस रोल को डायनेमिक बनाया जाए, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द लीडर, हाउ द लीडर डील्स विद द इश्यूज रिगार्डिंग द कंट्री। वो लीडर उन इश्यूज से कैसे डील करता है। जैसे आज हमारा कोविड-19 जो है उस दैट इज स्प्रेड, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइक दिस। तो हाउ आवर प्राइम मिनिस्टर इज क्रिएटिंग द पॉलिसीज, क्या प्लान कर रहे हैं वो, कैसे उन्होंने लॉकडाउन किया, कैसे ओपन 1 ओपन 2। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लीडर्स कि वो उस क्रूशियल टाइम में किस पॉलिसी को अपना के उस कंट्री को उस टर्मोइल से, उन इश्यूज से बाहर लेके आता है। So at that time when we got the freedom, so as a first prime minister, Nehru faced so many challenges। जब पहली बार कोई चीज बनती है, कोई चीज कोई डेजिग्नेशन पे आता है, कोई क्रिएशन होता है, that creates a lot of efforts। उसमें एफर्ट्स लगते हैं, सोच लगती है, समझ लगती है, बट जब हम उसके यूज टू जाते हैं, कोई सिस्टम बन गया है तो उसको फॉलो करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना इजी हो जाता है, बट नए को फ्रेम करना दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो हाउ नेहरू डिड सेटिंग नेशनल एजेंडा, उन्होंने अपना एक नेशनल एजेंडा, एक अपना एजेंडा बना दिया कि भाई हमें इस पर्टिकुलर इशू जो हैं उनको फोकस करना है अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज द वेरी गुड पार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ प्लानिंग ऑफ द लीडर कि हम किन इश्यूज को फोकस करते हैं, हम किन इश्यूज को डेवलप करते हैं, किन इश्यूज को हम कैसे देखते हैं, हमारा विजन क्या है। तो उन्होंने एक नेशनल एजेंडा क्रिएट किया एंड ही वाज प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर बोथ फ्रॉम 46 to 64। अब उस समय इंडिया फ्री ही हुआ था एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो अब एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही नीड टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, कई चैलेंजेस को फेस करना था। तो हमारे लिए उस समय बाहर की कंट्री जो थी उनसे हम कैसे डील करेंगे, उन्हें हम कैसे फेस करेंगे, दैट वाज द बिग इशू। उनको डील करना कैसे होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो मेन लीडर है, उन्होंने क्या किया, सारी जो चीजें थी ही कैप्ट द थिंग्स इन हिज ओन हैंड, अपने हाथ में रखी कि हाउ द डीलिंग्स विद द फॉरेन कंट्रीज विल बी देयर, इट विल बी इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने ही प्लेड द बोथ रोल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एंड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो। आज तो हम देखते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर के होते हैं सुषमा स्वराज थी पहले। सो इन सच हमारा हम अभी उन चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो अभी तो हम बहुत डेवलप्ड है, हमने बहुत कुछ रूम कर लिया, बट दैट टाइम हम बहुत इन्फेंट स्टेज पे थे, बहुत स्टार्टिंग की स्टेज थी। At that time the things were crucial and so many challenges were there in front of us। So now see 3 major objectives of foreign policy। अब जब foreign policy बनी उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या आए, उस फॉरेन पॉलिसी ने हमें किन बातों की ओर फोकस किया। तो उन्होंने पहली बात क्या की, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होती है, वी आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेरेंस। अभी हम फ्री हुए थे, हार्ड अर्न, बड़ी मुश्किल से जो हमें हमारी सॉवरेनिटी मिली है। आपने इंडिया की प्रीएम्बल देखी है,
कि हम कौन हैं, हम सर्वेंट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम क्या हैं? We are having the nation which is having the people which full of fundamental rights, duties, directive principles, everything is there. बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, तो हमें वो सारी चीजें, हम सेक्युलर हैं, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो हमारी कंट्री को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी है उसे हमें प्रिजर्व करना है, उसे हमें बनाए रखना है। और सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये जरूरी है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट ना बने, अपनी एक फ्री, अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस को बनाए रखें। तो फर्स्ट क्या हो गया? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी। नंबर 2, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम हमारी टेरिटरीज हैं, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी एकता को बनाए रखें, नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिवीजन। इंडिया डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे हमारे वास्ट एरिया है। हमने जैसे कि अब चैप्टर जो पढ़े थे इलेक्शन वाला, उसमें देखा बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी पड़ती है, एपीटीपी सिस्टम, क्योंकि बड़ी कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, उसकी एकता को बनाए रखना, दैट इज द मेन थिंग। देन प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अब हम फ्री हुए हैं, हम गोल्डन बर्ड थे, अब हमारे पास में रिसोर्सेज उतने नहीं रहे, इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री, पार्टीशन भी हो गया था, तो अब क्या करना है? हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। द कंट्री विच इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैट इज कॉल्ड ओनली द डेवलप्ड कंट्री। जो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है वही डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। अदर कंट्रीज जो हैं वो अपने अभी भी अगर अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं तो उन्हें अपने आप को इकोनॉमिक फोरम पे स्ट्रांग करना होगा। So if we are going to maintain a strong on the economic forum, only in that case we can develop our country. So economic development is must. Economic development का होना किसी कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए बहुत जरूरी है। अब नेहरू ने कहा अगर हमें इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सुकार्नो, टीटो, तो इतने सारे जो लोग थे इनके कॉलोनाइज कंट्री के, उन सबसे मिलकर उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बना। तो आप ये देखें कि कितनी डीप प्लानिंग होती है, कितनी वाइड प्लानिंग होती है, उसके बाद जाके हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन को सेटअप करते हैं। एक आइडिया होता है माइंड में कि हम अपनी कंट्री को किस तरह की कंट्री में फ्रेम करना चाह रहे हैं, हम अपनी इंडिया को कैसी कंट्री के रूप में बनाना चाह रहे हैं। सो वो सारे आइडियाज, वो सारी फ्रेमिंग जो होती है एक कंट्री को डेवलप करती है। और ये बात हमेशा इंडिया ने रखी है कि इंडिया ने हमेशा पीसफुल मैनर में, हार्मोनियस वे में अदर कंट्रीज से रिलेशन मेंटेन करने की बात करी है। हमने कभी किसी के मैटर में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं किया, हमने अननेसेसरी अटैक नहीं किया, बट इफ एनीबडी इज अटैकिंग अस वी विल डिफेंड। इतना स्ट्रॉन्ग भी हमें होना है, अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है। सो द थिंग इज दैट कि एक सोच, एक थॉट दैट इज रनिंग बिहाइंड एनी पॉलिसी, एनी स्ट्रैटेजी विच इज अडॉप्टेड बाय द नेशन। तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्या पॉलिसी है ये? कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का पार्ट बना, और वहां से हमने ये सारी बातें हमारे माइंड में आई कि वी नीड टू गो फॉर द नॉन अलाइनमेंट। दैट ये हमारे एशिया और अफ्रीका के लिबरेशन मूवमेंट जो थे उनसे भी हम इन्फ्लुएंस हुए, हमने जाना उनसे कि हाउ द पीपल वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। देन कॉन्टेक्स्ट बिटवीन नेशनलिस्ट लीडर और जो इंडिया और अदर कॉलेज कंट्रीज थी उनके नेशनल लीडर से हमने यूनिटी की, उनको जाना, उनके व्यूज़ को जाना। जैसे हम किसी पर्टिकुलर नेशन से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वी कम टू नो अबाउट देयर सोशल फॉर्म और पॉलिटिकल फॉर्म क्या है वहाँ का, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वी यूज टू रीड अबाउट दैट पॉलिसी, तो हमें लगता है कि वहाँ से अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, हमारा इंग्लैंड से ले लिया, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं और कंट्री से ले लिया, या आपका राइट्स कहीं और। तो सच्चा माना ना, हमने जो चीज़ जहाँ पे हमें लगा हमारी कंट्री में सुटेबल है हमने अडॉप्ट की। तो बाकी लीडर से मिलकर हमने देखा कि क्या व्यू बेस्ट है,
सच में इंडियन नेशनल आर्मी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनी, जो बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, कंट्रीज और ओवरसीज कंट्रीज जो इंडिया की साथ वाली थी उनके साथ मिलकर एक प्लान था। नेहरू का रोल क्या था, नेशनल एजेंडा सेटअप किया। प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों रहे 46 से 64 के बीच में। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रिजर्व हार्ट एंड सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन तीनों को करने के लिए क्या किया जाए, then it was the notion of Nehru, if we want to achieve these three goals and objectives, then we need to go for the non-alignment। और अगर हमें इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, we have to adopt the policy of non-alignment। देखिए आप, ये फर्क है। हमने उस बुक में जो पढ़ा था उसमें देखा कि कौन से लीडर थे, कैसे पॉलिसी आई। अब हम इंडियन फेज में देख रहे हैं कि जो हमारे इंडियन लीडर्स ने इसे अडॉप्ट किया, तो उसके पीछे उनका क्या आइडिया रहा, व्हाट दे वांटेड टू मेक इंडिया, इंडिया को वो क्या बनाना चाह रहे थे, सर्कमस्टेंसेस क्या थी। सो हम उनके बारे में अब डीप पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम उस पर्टिकुलर मैटर को इसको मर्ज करते हैं, द होल सिनेरियो विल बी क्लियर ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि उसका बेसिक हिस्ट्री क्या थी, उसका बेस क्या था, और व्हाट बेसिस दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज डेवलप्ड। So this was the topic of the day. Further we will know about the detail of more about the non-alignment. इसके बारे में हम और आगे की डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगेन आई विल सी द सेम थिंग। आप एनसीईआरटी में से बच्चों जरूर पढ़ें। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, टिपिकल होते हैं, जब आप पूरा पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। सो आप उनको प्रॉपरली स्टडी करें, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। और इसके लिए आप लास्ट ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उन्हें अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दें। इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, किस तरह से आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें रिलेशंस को लेकर अभी का और पहले का रेलेवेंसी पूछते हैं, अभी क्या चल रहा है। तो आप लोग एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द टुडे सिनेरियोज, इंटरनेशनल इफेक्ट्स। अभी इंटरनेशनल इफेक्ट क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री का कैसे फेस कर रही है, तो आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन आते हैं वो कंपेयर करते हैं सारी कंट्रीज के बीच में, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो कोरिलेट करना सीखते हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। या आपको अगर कहते हैं कि वो डिस्क्राइब करें तो आप सिंपल डिस्क्राइब करें। एवल्यूट करें, एवल्यूशन करने में क्या होता है, आप उसके प्लस माइनस दो चीज़ें बताएंगे। तो जो वर्ड्स है, एवल्यूट करना, डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना। सो वन डे वी विल टेक द क्लास ऑफ दैट कि हम इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उन वर्ड्स की मीनिंग के अकॉर्डिंग आप अगर एप्रोप्रिएट आंसर लिखेंगे, सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट द फुल मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। सो इट्स लाइक मैथमेटिक्स, इफ यू आर डूइंग राइट यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do revise and don't forget to do the work in your political science notebook. Thank you so much.